Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely history, first time a tragedy, second time a farce. ठीक है। इसके हवाले से लिखा गया है कि तारीख जो है वो पहली दफ़ा में ट्रेजेडी होती है और दूसरी दफ़ा में जब वो खुद को दोहराती है तो वो फार्स बन जाती है। ठीक है जी, कार्ल मार्क्स की ये कोटेशन है और इसमें जो ग्लोबल साउथ इस वक्त जो चैलेंजेस का जो सामना उसको करना पड़ रहा है और उसके अलावा जो ग्लोबल साउथ के ऊपर कॉलोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड रहा और तारीख में उसने जो जो ट्रेजेडीज देखी और दूसरी दफ़ा जब तारीख ने खुद को दोहराया तो वो एक फार्स की शक्ल में सामने आई और ग्लोबल साउथ को तरक्की याफ्ता होने से उसने भरपूर तरीके से रुकावट बना, वो उसने उसे रोका। और पाकिस्तान के लिए भी इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं कि पाकिस्तान को भी अपनी तारीख को दोहराना नहीं चाहिए वरना वो एक फार्स की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। इसी हवाले से इसको लिखा गया है, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी कहते हैं सीरियस या अनफॉर्चुनेट इवेंट को, ठीक है, जो कि बहुत ही तबाहकुन आउटकम्स लेकर आते हैं। उसके बाद फार्स आ जाता है। फार्स जो है वो मुज़ायका खेज सूरत हाल को कहते हैं। उसके बाद ग्लोबल साउथ आता है। ग्लोबल साउथ में तरक्की पजीर ममालिक शामिल होते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया वगैरह के ममालिक शामिल हैं इसमें। उसके बाद कॉलोनाइजेशन आता है। कॉलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री जो है वो बियॉन्ड द टेरिटरीज जाकर ओवर अदर टेरिटरीज पर जो है वो पावर बनाने की कोशिश करता है, अपनी पावर को एक्सटेंड करता है। ठीक है। उसके बाद पैट्रिमोनियल रूल आ जाता है। पैट्रिमोनियल रूल जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पर पॉलिटिकल पावर जो है वो एक छोटे से पैमाने पर यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज के पास ही आ जाती है सारी की सारी पावर। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ पावर आ जाता है। इसका मतलब भी जमूत थारी हो जाना पावर का, यानी कि अथॉरिटी का किसी छोटे पैमाने पर या कम लोगों के हाथों के अंदर जो है वो मरकूज हो जाना। उसके बाद करप्शन आ जाता है। करप्शन जो है वो बेईमानी वाली चीज हो जाती है, फ्रॉड के जरिए से पावर को गेन करना, ठीक है, मिस यूज करना पावर को या फिर रिसोर्सेज को। उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स आ जाते हैं। कॉमेडी ऑफ एरर से मुराद ये एक सीरीज का चलना, मिस्टेक्स का होना, मिसहैप्स का होना और मुजहका खेज नतज का सामने आ जाना। उसके बाद मेंडलैंड है। मेंडलैंड एक रीजन को जो है रेफर कर रहा है, ठीक है, रीजन का नाम है ये। और यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल एक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है जहाँ पर जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है ये रीजन साउथ एशिया के अंदर ही, आपको यहाँ पर वो बताएंगे। ठीक है। उसके अलावा लॉर्ड एक्टन की बात कर रहे हैं। लॉर्ड एक्टन जो है वो एक जो है 19th सेंचुरी के इंग्लिश तारीखदान हैं, ठीक है, जिनकी फेमस कोट का जिक्र आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल के अंदर, जिसमें वो कह रहे हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट, कि पावर करप्शन की तरफ लेकर जाती है एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो करप्ट कर देती है, मुकम्मल तौर पर एब्सोल्यूटली करप्ट कर देती है चीज़ों को। उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस आ जाता है। इलेक्टोरल प्रोसेस जिसके जरिए वोटिंग के जरिए से अपने नुमाइंदों को लोग जो है वो चुनते हैं, उसी को कह रहे हैं। उसके बाद स्टेटस क्यू है। स्टेटस क्यू से मुराद एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात हो रही है, करंट सिचुएशन की बात हो रही है। उसके बाद लिबरल आइडियल्स आ जाते हैं। लिबरल आइडियल्स एक ऐसे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल बिलीव्स की तरफ रेफर कर रहे हैं या प्रिंसिपल्स की तरफ, जहां पर तमाम लोगों को इक्वालिटी, बराबरी हासिल हो, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जहां पर मौजूद हो। उसके बाद इलीट परस्यूट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अनलिमिटेड पावर आ जाता है, यानी कि इलीट्स के पास ही जो है वो अनलिमिटेड पावर का जमा हो जाना। उसके बाद ब्रेक इन द स्टेटस क्यू, यानी कि जो करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको चेंज करना, उसको तोड़कर तब्दीली की तरफ लेकर जाना। अनकंस्ट्रेंड पावर से मुराद यहाँ पर है जो लामहदूद अख्तियार है, पावर है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है जी, ये तो हो गए आपके पास कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं इसका मेन क्रक्स क्या है और इसका क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है। तो करंट अफेयर में या पाकिस्तान अफेयर में दोनों तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। इवन ये क्वेश्चन आपके पास कोई स्टेटमेंट फॉर्म में जो है एसएस के पेपर में भी आपके पास आ सकता है। ठीक है। कार्ल मार्क्स की ये सेइंग्स हैं, ठीक है, इस हवाले से आपको वो बता रहे हैं। ये कहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ नेशन जो है ग्लोबल साउथ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हुई है, कितनी हद तक उसने ग्लोबल साउथ को इफेक्ट किया है। और जब तारीख अपने आप को दोहराती है तो जो है वो पॉलिटिकल एक्टर्स ही होते हैं, जो कि सियासत ही ऐसी चीज़ है, यानी सियासत के अख्तियारात के ज़रिए से ही फार्स के तौर पर ये तारीख जो है वो खुद को दोहरा रही होती है और बहुत बुरे तरीके से चैलेंज कर देती है उस किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कंट्री की मईशत को, वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को। ठीक है। और अब यहाँ पर वो ये भी इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या क्या
जो ग्लोबल साउथ है उसको क्या क्या चैलेंजेस का सामना है, किस तरीके से वो इन चैलेंजेस को रोक सकती हैं या उनको टैकल कर सकती हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह की यहाँ पर बहुत सी एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगी जिनमें कंट्रीज जो हैं वो दोबारा से तारीख जिनमें दोहराई गई और वो कंट्रीज इस वक्त जो हैं वो पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। तो इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिल सकता है। ठीक है, इलेक्शंस के हवाले से हम बता सकते हैं कि इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे तब ही हम एक प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट बना सकते हैं जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो और एक सोसाइटी जो है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो हो रहा हो, यहाँ पे मिल रहा हो हमें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसका मेन क्रक्स भी आप देख लेते हैं। मेन क्रक्स में यहाँ पर मार्क्सियन पर्सपेक्टिव मिलेगा हिस्ट्री के ऊपर, यहाँ पर जो कह रहे हैं वो कि तारीख खुद को दोहराती है। पहली दफा में जो उसका पहला पार्ट होता है वो ट्रेजिडी के तौर पर सामने आता है, जबकि अगर दोबारा देखने को मिले वही सिचुएशन तो वो एक मुजहका खेज सिचुएशन बन जाती है, एक फार्स बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको एप्लीकेशन भी मिलेगी ग्लोबल साउथ में। बहुत सी नेशंस हैं जिसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे अपनी इस जो आप कह सकते हैं थ्योरी को। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं जी ट्रेजेडी है कॉलोनियल हिस्ट्री की, कि पहली दफा में ये एक ट्रेजेडी थी क्योंकि कॉलोनाइजेशन के जरिए से जो कॉलोनियल पावर्स थी वो एक्सप्लॉइट कर रही थी वहाँ के रिसोर्सेज को, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया वहाँ की तमाम रिसोर्सेज को, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, वहाँ पर एब्सोल्यूट पावर नजर आई देखने को मिली और एक ट्रेजेडी हुई ग्लोबल साउथ के अंदर। उसके अलावा फार्सिकल पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में एग्जांपल कोट करेंगे वो, जिसमें वो बताएंगे कि जब तारीख ने खुद को दोहराया तो एक मुज़ैका पे सिचुएशन बन गई ग्लोबल साउथ के अंदर। और ये क्यों बनी? क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स बहुत करप्ट थे और वो सिर्फ और सिर्फ अपने गेन अपनी पावर गेन करने के लिए ही सब कुछ कर रहे थे और लोगों की फलाह बहबूद उनके लिए सेकेंडरी डिजायर्स की तरफ जा चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट वो देंगे जी पॉलिटिकल प्लेयर्स वर्सेस पॉलिटिकल एक्टर्स। पॉलिटिकल प्लेयर्स वो होते हैं जो कि डोरियां हिला रहे होते हैं और पॉलिटिकल एक्टर्स वो होते हैं जो कठपुतली की तरह काम कर रहे होते हैं और जिनकी वजह से उनके पास इतनी पावर भी नहीं होती कि वो बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकें और अपनी सोसाइटी को जो है वो ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकें। ठीक है जी, और उन्हीं के डायरेक्टिव्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर चेस मेटाफर क्लैरिफिकेशन को यूज करेंगे, वो मेटाफर के तौर पर जिसमें चेस की एक गेम चल रही होती है जिसको जो है वो गेम में आप कह सकते हैं चेस को खिलवाता कौन है? वो प्लेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स, और जो हिल रहे होते हैं यानी मूव कर रहे होते हैं, जिनकी डायरेक्टिव्स में वो चल रहे होते हैं, डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, वो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पर लैटिन अमेरिका से और अफ्रीका से। ठीक है, ग्वाटेमाला की आप एग्जांपल देखेंगे आपको मिलेगी, लैटिन अमेरिका से अफ्रीका से भी बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी आपको। ठीक है, सायरल लियोनी की एग्जांपल। ठीक है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे थ्योरेटिकली देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की भी रिपीटेशन हो सकती है हिस्ट्री की, तो पाकिस्तान को इन चीज़ों से बचना चाहिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बाद, जिसमें वो एक ट्रेजिडी थी। तो हिस्ट्री ये ना हो खुद को खुदा ना खास्ता दोहरा दे और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए टैकल करना। तो यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि चेंज लेकर आएँ और लिबरल आइडियल्स हों जो कि इन तमाम चीज़ों को तोड़ दें, शैटर कर दें और एक प्रॉपर तरीके से सिचुएशन को टैकल करें। और अनकंस्ट्रेंड पावर से हमें बचना है कि चंद हाथों में पावर मरकूज ना हो, बल्कि जो है वो फलाह बहबूद के लिए लोगों के काम किया जाए। तो ये ओपिनियन बेसिकली जो है वो इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है कि इलेक्शंस कितने साफ और शफाफ होने चाहिए और आपको जो वोट डालना है वो किस बंदे को डालना चाहिए, कि किसको नुमाइंदा चुनना है जो कि आपकी फलाह बहबूद के लिए काम करे, मुआशरे की तरक्की के लिए काम करे, मईशत की तरक्की के लिए काम करे और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना दे मुल्क के लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं डालना है बल्कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर अंदाज में सरअंजाम देना है। ठीक है, इसी हवाले से इसको लिखा गया है। अब हम इसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। जैसे कि वो बता रहे हैं यहाँ पर कि तारीख की हिस्ट्री अगर तारीख को देखा जाए अगर, तो वो अक़वाम के अंदर जो ग्लोबल साउथ के अंदर थी उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली जब वो ट्रेजिडी के तौर पर सामने आई थी। ठीक है, तारीख पहले उनकी ट्रेजिडी के तौर पर सामने आई थी। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में कार्ल मार्क्स लिखते हैं और कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है, पहली दफ़ा में एक ट्रेजिडी होती है, दूसरी दफ़ा में ये एक फार्स होता है। बहुत सारे लोग जो हैं ग्लोबल साउथ के अंदर एग्री
एग्री भी करते हैं, ठीक है, मार्क्स की इस असेसमेंट से, क्योंकि हिस्ट्री ने वाक़ई इस तरीके के एक्सपीरियंसेस दिए हैं ट्रेजेडी के तौर पर, ठीक है, जो कि कॉलोनाइज़्ड हुए हुए थे, ठीक है, कॉलोनाइज़ेशन के अंडर थे, ठीक है। सेकंड टाइम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा देखें अगर हम, तो इस तरह की अक़वाम भी मौजूद थीं, जो कि कंट्रोल में थीं, डेस्टिनीज़ इनकी तमाम की तमाम जो है वो अंडर कंट्रोल थीं, ब्लंडर भी इन्होंने किए और बहुत सी तारीख़ ऐसी उन्होंने रकम की, एक्सपीरियंस्ड की, ठीक है। अगर हम मार्क्स के वर्ड्स में देखें तो वो फ़ार्स वहाँ पर क्रिएट हुआ, एक फ़ार्सिकल सिचुएशन थी, ठीक है। ये फ़ार्सिकल हिस्ट्री जो थी वो गिफ्ट है सियासतदानों का इन अक़वाम की ज़िंदगियों के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि मार्क्स यहाँ पर कहते हैं कि इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट टू टर्म इट एज़ द गिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल प्लेयर्स, क्योंकि ये सियासतदानों का, सियासी प्लेयर्स का जो है एक गिफ्ट था। ठीक है, और पॉलिटिकल एक्टर्स की भी बात हो रही है यहाँ पर कि पॉलिटिकल एक्टर्स थे, ठीक है। और आयरॉनिकली अगर हम देखें तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस को, कि पॉलिटिकल प्लेयर और पॉलिटिकल एक्टर्स में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसको समझा नहीं जाएगा तो जो तारीख है उसको मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सकता कि अक़वाम जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हैं और ट्रेजेडी से फ़ॉर्स की तरफ किस तरह से जाती हैं। तो बहुत से सियासी जो सियासतदान हैं, दोनों टर्म्स में हम देख सकते हैं इनको, कि इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। चेस की एग्जाम्पल ली गई है, एज अ मेटाफर यहाँ पर यूज़ किया गया उसे, कि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो उस चेस गेम को खेलते हैं और उसको मूव करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो उन उस चेस की तरह हैं, उस चेस पीसेस की तरह हैं जो मूव हो रहे हैं और हिलाए जा रहे हैं उन प्लेयर्स के थ्रू। ठीक है, तो दोनों तरीकों से पॉलिटिकल या मिलिट्री वॉरफेयर देखें तो वो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो पावर की तरफ जाती हैं और उनकी जो है वो डायरेक्टिव्स देती हैं, डिक्टेट करती हैं, वो अपने तमाम के तमाम एक्टर्स को अपने हिसाब से जो है वो चला रही होती हैं। तो अंडरस्टैंड करें, अगर हम तारीख को एज अ ट्रेजेडी हम देखें नेशंस के हवाले से ग्लोबल साउथ में, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम कॉलोनियल रूल को देखें जिसमें लोग जो है एनस्लेव रहे, एक्सप्लॉइट होते रहे, उनके रिसोर्सेज, उनकी ज़िंदगियाँ, ठीक है, रिजल्ट के तौर पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुई, उसके अलावा अब्यूज़ ऑफ पावर हुई कॉलोनिस्ट के ज़रिए से, और फ्यूडल बैकग्राउंड उनका हम देखें तो रुथलेसली उनको पनिश किया गया भी, जो कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। उनकी खिलाफ किसी भी आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉलोनाइज़ेशन में पार्ट ऑफ ट्रेजेडी थी, ठीक है? ये ट्रेजेडीज़ ही थी ग्लोबल साउथ के लोग जिनको सफ़र करते आए हैं, जिसको फेस करते आए हैं, ठीक है? तो अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से हिस्ट्री जो है, तारीख जो है अपने आप को रिपीट करती है सेकंड टाइम, तो वो एक फ़ार्स बन जाती है बहुत सारी नेशंस के लिए, एब्सर्डिटी होती है। बेसिकली ये एक मुज़हक़ा-ख़ेज़ी है सियासतदानों की, एक पॉलिटिकल प्लेयर्स की, जो कि अपनी पावर के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। और अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एनवायरनमेंट को देखें, तो उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें सेम तरीके से होती आई हैं, ठीक है? पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स में देखें अगर ग्लोबल साउथ के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो पर्सनल पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ही काम करते हैं। वहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, बिकॉज़ वो पावर गेनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, और उनका ज़्यादा फोकस जो है वो कंसोलिडेशन ऑफ पावर पर होता है, इंस्टेड ऑफ कि वो प्रमोट करें इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को या सोशल ग्रोथ को। ये उनकी सेकेंडरी कंसिडरेशन में चली जाती हैं, ठीक है, चीज़ें। उनकी प्राइमरी कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ पावर रह जाती है। तो लीडरशिप होती है जो कि पॉलिटिकल प्लेयर्स कर रहे होते हैं ग्लोबल साउथ के अंदर। तो उसके जो हैं वो दो फैक्टर्स जो उसमें हमें नज़र आते हैं, एक तो रूल हो गया पैट्रिमोनियल रूल, और दूसरा कंसोलिडेशन ऑफ पावर करप्शन के ज़रिए से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो ये यही मज़ाक़ा-ख़ेज़ी है यहाँ पर, डोमिनेटिंग फैक्टर्स है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स के अंदर कॉमेडी ऑफ एरर्स होते रहे हैं, सीरीज़ ऑफ एरर्स होते रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव स्पिन है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ़ में लोगों की, ठीक है? और अगर कार्ल मार्क्स की हम वर्ड्स के अंदर देखें तो सेकंड टाइम जो है हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है एज़ अ फ़ार्स, ठीक है? एग्ज़ाम्पल वो 2 कंट्रीज़ की दे रहे हैं। पहली एग्ज़ाम्पल उन्होंने लैटिन अमेरिका की दी है, और दूसरी अफ्रीका से वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं जहाँ पर तारीख ने खुद को दोहराया। पहली दफ़ा में तो एक ट्रेजेडी के तौर पर तारीख सामने आई, और दूसरी दफ़ा फ़ार्स के तौर पर आई ग्लोबल साउथ के लिए। पहली एग्ज़ाम्पल जो दे रहे हैं वो ग्वाटेमाला की है, जो कि बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का, ठीक है? पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स अगर उसको देखें और उसको समराइज़ करें, ग्वाटेमाला के स्टडी करके जो मार्टा आरज़ू हैं, सोशियोलॉजिस्ट, वो आइडेंटिफ़ाई करती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 22 फैमिलीज़ जिन्होंने मैरिज के ज़रिए से टाइज़ कर लिए थे, और सिर्फ़ 26 जो फैमिलीज़ हैं वो उनकी कोर के अंदर ही सिर्फ़ और सिर्फ़ पावर मरकूज़ होकर रह
गई थी और वो ही फर्दर ये बताती हैं कि 1531 से लेकर 1990 तक तकरीबन 1% पॉपुलेशन बनाते थे ये ग्वाटेमालन की। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% पॉपुलेशन बनाने के बावजूद पूरी की पूरी ग्वाटेमालन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं की रिप्रेज़ेंटेशन थी, इन्हीं की पावर चलती थी। तो ये एक बहुत ही वैलिड एग्ज़ाम्पल होगी, ठीक है, कि जहाँ पर चंद लोगों के हाथों में जो है वो रूल आ गया था। ठीक है, इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ अब हम देखें तो लैटिन अमेरिका का सबसे पुअरेस्ट कंट्री है इस वक़्त ग्वाटेमालन, ठीक है। और कंट्री की तारीख़ जो है अगर हम देखें तो उसने खुद को दोहराया 2 दफ़ा। पहली दफ़ा में एक ट्रेजेडी के तौर पर, ट्रेजेडी किसके अंडर थी? वो स्पेनिश ऑक्यूपेशन थी, ठीक है। और दूसरी दफ़ा में पॉलिटिकल प्लेयर जो खुद के इनके पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, उन्होंने ही इसकी तारीख़ को दोहरा दिया लेकिन ऐज़ अ फ़ार्स दोहराया। फिर दूसरी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वो लियोनी की बता रहे हैं, सिएरा लियोनी की, ठीक है। और जिसमें स्टेवन जो है वहाँ के रूलर थे 1967 टू 1985, जहाँ पर लीडरशिप के अंदर कंसोलिडेशन ऑफ पावर की जा रही थी, करप्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट हुआ सिएरा लियोनी 1961 में, तो ब्रिटिश रूल ने वहाँ पर बिल्ड किया रेलवे को नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और स्टेवन ने जब इलेक्शन वन किए 1967 में, तो एक्सपोर्ट्स कर दी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, डायमंड्स की, कोकोआ की, कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग हुई, ठीक है, आउटसाइड द कंट्री के लिए रेलवे को यूज़ किया गया एज़ अ मीडियम, ठीक है। लेकिन जब बाद में देखें तो 1967 के इलेक्शन के बाद जब अपोनेंट्स की वजह से इसके हक में चीज़ें नहीं रहीं, तो इसने फर्दर उस ट्रैक को चेंज कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि यहाँ के अपने उसके खुद के लोगों के नुकसान में ये चीज़ जा रही थी, ठीक है। तो ये एक वैलिड एग्ज़ाम्पल है पॉलिटिकल प्लेयर ने जो कि फेस्ड की अपनी चॉइस के ज़रिए से अपने आप को, जब उसे फ़ायदा न नहीं मिला, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने कंसोलिडेशन ऑफ पावर के लिए काम किया, इसके बजाय कि वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करता। तो रिज़ल्ट के तौर पर अगर हम देखें तो सिएरा लियोनी जो है आज कंसिडर किया जाता है उसको एक अनस्टेबल और डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हिस्ट्री ने वहाँ पर भी अपने आप को रिपीट किया। पहली दफ़ा में ट्रेजेडी के तौर पर और दूसरी दफ़ा में फ़ार्स के तौर पर, जो कि फ़ार्स उनके खुद के पॉलिटिकल प्लेयर्स की वजह से था, जिसकी वजह से वो कंट्री जो है वो वायलेंट डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गया। ठीक है जी, तो हिस्ट्री जो है वो रिपीट कर सकती है अपने आप को। पाकिस्तान के लिए भी ये केस यहाँ पर वो राइटर जो हैं वो बता रहे हैं, ठीक है, कि पहला पार्ट जो है हमारी हिस्ट्री का, जो कि शेयर्ड हिस्ट्री रही है इंडिया के साथ अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो एक ट्रेजेडी थी लेकिन इसकी रिपीटेशन हो सकती है एज़ अ फ़ार्स, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। पावर करप्ट होती है बट लॉर्ड एक्शन वाज़ राइट, और लेकिन लॉर्ड एक्टन जो हैं वो भी राइट हैं जब उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट कर देती है मुकम्मल तौर पर एब्सोल्यूटली, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्लेयर्स जो है हमारी कंट्री के अंदर, उनको एब्सोल्यूट पावर की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारी कंट्री के लिए इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स, जो कि अब ऐसा नहीं हम कर सकते कि अनलिमिटेड पावर जो है वो चंद हाथों में एक्यूमुलेट करवा दें, मरकूज़ करवा दें, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसी तरह से कर सकते हैं कि जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, वो वोटिंग के ज़रिए ही हम ये काम कर सकते हैं। हम अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से, इलेक्शन एंड फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, ठीक है? तो हमें एक अनकंस्ट्रेंड पावर नहीं चाहिए कि चंद हाथों में ही पावर हो और अनकंस्ट्रेंड हो, जिसके ऊपर रुकावट ही ना हो, चंद लोगों के हाथों में वो आ जाए। बल्कि हमें ज़रूरत है लिबरल आइडियल्स की, ठीक है? अगर ग्वाटेमालन अगर देखें कि सिर्फ़ उसकी 1% जो है वो पॉपुलेशन, चंद फैमिलीज़ जो है वो कंटिन्यूअसली रूल करती रहेगी, अगर इसी तरह का काम होता रहेगा तो स्टेटस क्यू को तोड़ा नहीं जा सकता और ना ही किसी किस्म के लिबरल आइडियल्स जो हैं वो डिबेट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। और हिस्ट्री जो है वो खुद को दोबारा से दोहरा लेगी, लेकिन एज़ अ फ़ार्स खुद को दोहराएगी, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। जिस तरह से अगर ये इस तरह ही का काम होता रहे और यही चीज़ें चलती रहीं, मुसलसल चलती रहीं, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है वो कौमें तरक्की नहीं किया करती। ठीक है? तो इसके लिए कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, जिसकी वजह से उसके बाद हम एक ऐसे लीडर्स को लेकर आएँ, एक ऐसे लीडर जो है वो हमारी नुमाइंदगी करें, जो कि अपने पॉलिटिकल फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी मिलिट्री खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इस तरीके से एक मजबूत बुनियादों पर मुल्क खड़ा हो सकता है। ठीक है जी? तो ये करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, इवन एसेस में भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।